प्रशांत सर, अमित शाह साहब का जिक्र अभी हुआ। अमित शाह साहब जिस तरीके से गुजरात में होल्ड करना चाहते हैं, गुजरात नहीं देश में अमित शाह के होल्ड की बात हो रही है, विरासत की बात हो रही है। क्या उस विरासत को संभालने के लिए या उस विरासत को हासिल करने के लिए पहले गुजरात हासिल करना जरूरी है, और इसी की शुरुआत अमित शाह साहब ने की है? जी बिल्कुल, गुजरात एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट है देश की राजनीति में अपनी एक पकड़ लेने के लिए और मोदी के बाद नंबर 2 बनने के लिए। और गुजरात जैसे ही, गुजरात का जो मॉडल, मतलब गुजरात का विकास का मॉडल आप भूल जाइए, लेकिन जो पॉलिसी मॉडल जो बनाया है विद इन बीजेपी, वो धीरे धीरे गुजरात से लेके हर जगह पर अप्लाई किया गया। आप देख लो, राजस्थान में जैसे हमारे यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री जो बने, वो चौथी रो में बैठे थे, उनको उठाया गया और मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बनाया गया, यहाँ पर मोहन यादव मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो ये जो पॉलिसी मॉडल है, ये कहीं ना कहीं अमित शाह का ही स्ट्रेटेजी। और अमित शाह ने अपने खुद के, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो यूपी के प्रभारी थे, तब से पूरे देश का जो उन्होंने मतलब प्रवास किया है, और उसके उनकी जो मुलाकातें रही, उनके बाद उन्होंने जो उनका खुद का एक मॉडल बनाया है, वो हर जगह पर अप्लाई करके वो नंबर 2 पे रहना चाहते हैं। क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लोग उनके विरोधी बैठे हैं ऊपर, जो लोग इनको मतलब अच्छी तरह जो समझ रहे हैं, ऐसे फाने नहीं देंगे, वहां पर उनका नहीं चलेगा। वहां पर योगी जी है, देवेंद्र जी है, नितिन गडकरी जी है, ऑलरेडी खट्टर साहब पहुंच गए, शिवराज सिंह पहुंच गए हैं, वसुंधरा जी ऑलरेडी बैठे हैं। तो ये सब में कहीं ना कहीं पूरे देश में नेशन वाइड उनकी एक ऐसी टीम, उनका एक ऐसा वर्चस्व जिसको बोला जाता है, वो अमित शाह खड़ा करना चाहते हैं। और पिछले 5 साल से वो ही कर रहे हैं। आप हर जगह देखो तो अमित भाई ने ही अपने सीएम बनाए हैं, अपना संगठन बनाया, अपने लोग बनाए हैं। तो और ये एक रेस भी चल रही है अपने आप में कि 29 के बाद, मोदी के बाद कौन, या तो नंबर 2 अभी भी कौन। वहां पर राजनाथ सिंह भी है, नितिन गडकरी भी है, फिर भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, या तो आरएसएस का नाम जो आ रहा है, वो जो फाइट चल रही है, तो उसमें भी अमित शाह उनके खुद के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, आरएसएस अपने आदमी को रखना चाह रहे हैं। आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन बेस से चलना चाहती है कि भी जो सीनियर बनता है, जिसका एक तजुर्बा है, उनको आगे लिया जाए। बल्कि अमित शाह उनके पपेट को रखना चाहते हैं कि हर जगह पर नंबर 1 नंबर 2 ऊपर से सब, मतलब सब एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से रहेगा, सब पॉलिसी भी वहीं से चलेगी, अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। अभी देखिए, मैं गुजरात के ऊपर वापिस आ जाता हूँ, आज का आपका मुख्य जो टॉपिक है, और हमारे राजेश भाई ने माइक्रो लेवल पे जो समझा दिया। गुजरात में क्या है कि मोदी जी और अमित शाह के नाम से गुजरात चल रहा है। कोई भी आदमी बड़ा नहीं बनना चाहिए, कोई भी आदमी का इतना नाम नहीं होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली नेता बन जाए। वो अमित भाई का आदमी होना चाहिए, वो नरेंद्र भाई का आदमी होना चाहिए, वो चाहे सीएम हो या मिनिस्टर हो या प्रदेश अध्यक्ष हो। वो जैसे हर बाकी प्रदेश में आप देखो तो उत्तर प्रदेश का अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हरियाणा का है, उनका खुद का एक वजूद होता है, उनकी खुद की एक इमेज होती है कि भाई इनके नाम पे लोग अट्रैक्ट या इंप्रेस होके आते हैं, या पार्टी में रहते हैं, या पार्टी का काम चलाते हैं। गुजरात में पिछले 10 साल से ऐसा नहीं है, और पिछले 5 साल से तो बिल्कुल नहीं है। सीआर पाटिल को जब भेजा गया तो सीआर पाटिल ने थोड़ा सुपर पावर तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम किया। अभी के जो बनाए गए, उनका खुद का वो वर्चस्व उतना नहीं है। वो तो अमित भाई ने बताया, अमित भाई ने बनाया, अमित भाई ने आशीर्वाद दिया, वही लोग ऐसा बोलेंगे। और हमारे यहाँ कैसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ टीवी डिबेट में भी, कि यहाँ के भाजपा के जो प्रवक्ता होता है ना, उनको पहली 2 मिनट तो क्या बोलना है कि हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री अमित भाई शाह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्ला एंड ब्ला, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ब्ला। तो ऐसे नाम बोलो तो 1.5 मिनट खत्म हो जाएगी। डिबेट में आपको 3 मिनट बोलना है, और बाकी की 1.5 मिनट उनको बस देश की बातें करनी है कि मोदी साहब का दूरंदेशी ये था, वो विजन था, ये था, उस तरीके से बातें पूरी करनी है। तो ये यहाँ का भाजपा प्रवक्ता का एक मतलब फिक्स्ड मॉडल होता है। अभी गुजरात में क्या है, आप देखो तो मोदी साहब के जाने के बाद आनंदीबेन को जब बनाया, तब वैसे भी अमित शाह गुजरात में नहीं थे, तो आनंदीबेन को बनाया। फिर अचानक से एक बड़ा एजिटेशन शुरू हुआ, आंदोलन हुआ, और उसमें जो भी रीशफल हुआ तो विजय रूपाणी जी को बिठाया, जो आरएसएस प्लस अमित भाई का आदमी था। रूपाणी साहब का 2070 में टेन्योर खत्म होने को आने वाला था। 2017 में उनको लाया गया, 16 में उनको लाया गया, 17 में उनके अगुवाई में चुनाव लड़े, 2022 से ठीक 1.5 साल पहले इनको हटाया गया था।
फिर वो सेम मॉडल बाकी स्टेट में भी वो लाए कि फेस और पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी फेस बदल के की जाती है। तो अभी भूपेंद्र भाई को भी हमारा 27 का जो चुनाव आएगा उससे ठीक 1.5 साल पहले, एक्चुअली टाइमलाइन 26 में होता है, पर हमारे यहाँ जैसे वोट बैंक होती है और इसको भी संभालना पड़ता है, इसको भी संभालना। गुजरात बीजेपी यहाँ की पाटीदार कम्युनिटी से बहुत ही इम्प्रेस्ड और डरती है, क्योंकि 18% वोट शेयर है उनका। और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, बीजेपी ब्राह्मण, जैन और पाटीदार की वो पार्टी है, उनको ही वो संभालना चाहती है। अब जाके ओबीसी और पिछड़े समाज को ऐसा मतलब ब्रह्म ज्ञान हुआ कि बीजेपी हमको कुछ नहीं दे रही है, और ये एक अंदर से मुहिम चली। इसलिए इस बार उन्होंने पहली बार 25 साल के बाद ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष दिया है। वो उनकी मजबूरी बन गई थी, अगर नहीं होती तो अभी वो भी नहीं करते, इसलिए वो खींचातानी इतना चली। ऐसे हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल तो 2023 में खत्म हो गया था, एक्सटेंशन पे चल रहे थे, ठीक जेपी नड्डा की तरह। तो वो एक्सटेंशन ऐसे खत्म करके ओबीसी दिया गया। दूसरा, मैक्सिमम पाटीदार के पास यहाँ के पावरफुल डिपार्टमेंट होते हैं मंत्री मंडल के तौर पे, तो वो सब को कैसे एडजस्ट किया जाए, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासी को और समाज को कैसे इन्वॉल्व किया। और यहाँ पर जो ओबीसी है जिसमें ठाकुर और कोली समाज जो होते हैं वो ज्यादा है, तो वो दोनों को प्रोटेक्ट किया जाए, तो कैसे संभाला जाए, ये सब अभी बहुत ही अंदर से एक नाराजगी बाहर आ रही थी। अगर ये नहीं होता तो आने वाले नगर निकाय के चुनाव में उसकी इंपैक्ट और इफेक्ट दोनों होती, और उसकी इफेक्ट आने वाले 27 के चुनाव में भी हो जाती। इन बिटवीन ये जितने भी ये दोनों समाज से जो लोग आ रहे हैं उनके पास आम आदमी पार्टी के तौर पे ऑप्शन बन जाता, तो 27 में कहीं ना कहीं सीटें। दूसरी बात क्या था जो बताया कि मिनिमम गवर्नेंस से गुजरात चल रहा था, वो मिनिमम क्यों था कि 2022 के चुनाव में 156 सीट जो आई, ऐतिहासिक जीत जो मिली, वो मोदी के नाम पे मिली। तो कोई बोलने के लायक ही नहीं रहा बीजेपी में, वो मोदी साहब जो डिसाइड करे वो फाइनल। इसलिए जो मिनिमम 16 लोग बिठाए, वो 16 में 10 लोग तो ऐसे होंगे जिसका नाम हम भी नहीं बोल सकते एज अ विश्लेषक के तौर पे, मतलब हमको भी याद नहीं आता यार ये मंत्री है क्या। ऐसे किसी को उठा के पपेट, मतलब प्योरली उनको फेस चाहिए, खाना पूर्ति चाहिए। वो खाना पूर्ति अभी तक चल रही थी, अब वो नहीं चलेगी, वो अंदरूनी कार्यकर से भी बाहर आ रहा था। दूसरी एक लास्ट बात बोल के मैं मेरी बात खत्म करूंगा। पिछले 5 साल में उन्होंने बहुत ही बड़ा जॉब फेयर किया था बीजेपी ने। कौन सा जॉब फेयर? मैक्सिमम कांग्रेसियों को लाया गया, कम से कम 70 एमएलए कांग्रेस के पिछले 5 साल में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, वो सबको इन्होंने भी विधायक बना दिया, एमएलए बना दिया बीजेपी के सिंबल पे, तो उनको मंत्री बना रहे थे। तो जो लोग बीजेपी के लिए 20, 25, 30 साल से काम कर रहे थे उनको कुछ नहीं मिल रहा था, वो काउंसिलर की भी इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे थे, और यहाँ सीधा विधायक और मंत्री बन रहे थे कांग्रेसी। तो ये भी थोड़ा अंदरूनी नाराजगी थी। ये सबको डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज ये बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर पे डिसीजन लिया है। मंत्रिमंडल का जो विघटन हो गया है, डिस्बर्स हो गया है, कल नया मंत्रिमंडल। अभी अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलना है और सिर्फ मंत्रिमंडल को शपथ लेनी है, तो अमित शाह या जेपी नड्डा या राष्ट्रीय महामंत्री बीके बंसल जो है उनकी जरूरत नहीं है। पर वो क्यों आए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कल मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं। जी।